सो अब बर्ड आई व्यू सीरीज में बारी है ऑडिट का चैप्टर नंबर 10 ऑडिट ऑफ बैंक्स। ठीक है, ओवरव्यू सीरीज में क्या होता है सबको पता है। चलिए शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन। द बैंकिंग सेक्टर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, डीलिंग विद द पब्लिक फंड्स एंड ensuring प्रॉपर क्रेडिट एलोकेशन। कितना पैसा कहाँ जाना चाहिए और इकोनॉमी को संभाल के रखता है बैंकिंग सेक्टर। ऑडिट ऑफ बैंक्स इज कॉम्प्लेक्स। काय को इतना कॉम्प्लेक्स है ऑडिट ऑफ बैंक्स? Large transaction volumes, technical dependencies such as core banking solutions or core banking systems, वाइड जियोग्राफिकल रीच एंड डाइवर्स प्रोडक्ट्स ऑफरिंग। अलग अलग प्रोडक्ट्स यानी कि अलग अलग सर्विस ऑफर करते हैं बैंकिंग सेक्टर वाले। रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सपोर्टेड बाय द रॉबस्ट ऑडिट्स इज एसेंशियल टू एंश्योर पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड हेल्दी बैंकिंग सिस्टम। क्योंकि अगर बैंकिंग सेक्टर ने गड़बड़ कर दी तो पूरा इकोनॉमी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर बैंक ऑडिट्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, the central regulatory authority for the banking in India, responsible for issuing license of banks, supervising compliance with the monetary and credit policies, regulatory financial institutions under the Banking Regulation Act 1949। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से करता है काम ये RBI सेक्टर। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल बैंक्स को लाइसेंस इश्यू करता है और सुपरवाइज करता है कि कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसीज के हिसाब से। ठीक है, की लेजिस्लेशन गवर्निंग बैंक्स, कौन कौन से लॉज, कौन कौन से लेजिस्लेशन बैंक्स को गवर्न करते हैं? RBI बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, RBI एक्ट 1934, कंपनीज एक्ट 2013, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ठीक है, अब ऑडिट रिक्वायरमेंट्स। ऑडिट में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? बैंक मस्ट प्रिपेयर देयर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड इन द थर्ड शेड्यूल्ड ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड शेड्यूल तो है लेकिन 1949 है और कौन सा एक्ट है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, कंपनीज एक्ट नहीं है। ठीक है, अब स्टैट्यूटरी ऑडिट्स आर मैंडेटरी अंडर सेक्शन 30 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, की टाइप्स of banks and their audits. Commercial banks offers services like accepting deposits, granting advances and finances, and many more. Trade finances and many more. Regional rural bank RRBs cater in the financial needs of rural areas. Cooperative banks function based on cooperative principle, serving agriculture and rural sector. Payment banks are restricted to deposit and limited services, no loans, credit cards। ठीक है, ये पेमेंट बैंक जैसे कि अपन पेटीएम की बात करते हैं, ठीक है, वो सब ये पेमेंट बैंक्स में आ गए। रिस्ट्रिक्टेड टू डिपॉजिट्स एंड लिमिटेड सर्विसेज, नो लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है, उसका क्रेडिट कार्ड या फिर वो लोन ग्रांट नहीं कर सकता है। कौन सी? पेमेंट बैंक्स वाले। डेवलपमेंट बैंक्स प्रोवाइड फंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्री। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स सर्व माइक्रो बिजनेस, स्मॉल फार्मर्स और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। Banking operation and accounting system. Core banking solutions, CBS, core banking solutions facilitates real time anywhere banking. Transactions are automated and making data integrity crucial, making data integrity crucial. Internal control कैसे हो जाते हैं? Ensure robust system to prevent errors or frauds or irregularities. Auditor must verify system reliability and compliance with RBI norms। ठीक है, सिस्टम पे रिलायबिलिटी चेक करनी चाहिए और RBI के नॉर्म्स के हिसाब से है कि नहीं वो भी चेक करना पड़ेगा ऑडिटर को। ऑडिट अप्रोच फॉर बैंक्स। ऑडिट अप्रोच फॉर बैंक्स, अंडरस्टैंडिंग बैंक ऑपरेशन, स्टडी द एनवायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एज ए रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जो हम करते ही है कोई भी ऑडिट हो। प्लानिंग द ऑडिट, क्रिएट एन ऑडिट प्लान। Planning the audit, create an audit plan based on bank's operation. Planning the audit, create the audit plan based on bank's operations, compliance history and identified risk। बैंक के हिसाब से अलग अलग होगी, ऐसा नहीं है कि जो SBI में हो वही रिस्क HDFC में भी हो। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? डॉक्यूमेंट स्ट्रेटेजीज टू एड्रेस रिस्क, फ्रॉड पॉसिबिलिटीज एंड प्रोसीजुरल गैप्स।
जो तुमको ऐसी गलत चीज़ दिखी तो उसको तुम कैसे सॉल्व करोगे, उसकी प्रोसीजर बनाई होगी ना, उसको भी डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। एंगेजमेंट टीम डिस्कशंस, कंडक्ट टीम मीटिंग्स टू डिस्कस सस्पेक्टेबिलिटी टू एरर्स एंड फ्रॉड्स, स्ट्रेटजीज टू हैंडल परवेसिव एंड स्पेसिफिक रिस्क। परवेसिव मतलब फैला हुआ, जो ऐसा रिस्क है जिसका इम्पैक्ट पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पड़ सकता है, वैसे रिस्क को, या फिर जो स्पेसिफिक रिस्क हो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, स्ट्रेटजीज टू हैंडल, ठीक है। अब मटीरियलिटी एंड रिस्क असेसमेंट, डिटरमाइन मटीरियलिटी लेवल्स एंड इवेल्युएट एंगेजमेंट रिस्क, रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन, प्रिपेयर ऑडिट रिपोर्ट बनाओ, इंक्लूड लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट LFAR इन लाइन विथ RBI एंड ICAI गाइडलाइंस। ऑडिट ऑफ एडवांसेस, टाइप ऑफ एडवांसेस, कौन कौन से एडवांसेस होते हैं, फंडेड एडवांसेस इंक्लूड्स लोन्स लाइक टर्म लोन, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट्स। नॉन फंडेड एडवांसेस इंक्लूड गारंटीज, लेटर ऑफ क्रेडिट एटसेट्रा। ऑडिट फोकस एरियाज, ऑडिट कौन से एरिया पे फोकस करेगा, वेरीफाई लोन डॉक्यूमेंटेशन एंड सैंक्शनिंग प्रोसेस, चेक फॉर प्रॉपर वैल्यूएशन, क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग अंडर RBI नॉर्म्स, एंश्योर रिकवरेबिलिटी ऑफ एडवांसेस एंड कंप्लायंस विद मार्जिन रिक्वायरमेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई 1000 करोड़ की सिक्योरिटी के सामने 1000 करोड़ की लोन सैंक्शन कर दी, नहीं, जो मार्जिन सिक्योरिटी, जो स्टैंडर्ड मार्जिन तुम्हारी बैंक ने डिसाइड करके रखा है, उस मार्जिन के हिसाब से तुमको लोन देनी पड़ेगी, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस, स्टैंडर्ड एसेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टैंडर्ड एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और उसके बाद जो अलग अलग है ना NPA में भी, ठीक है। स्टैंडर्ड एसेट्स, परफॉर्मिंग लोन्स विथ नो ओवरड्यू अमाउंट, मतलब कोई भी उनकी अमाउंट जो है वो ओवरड्यू नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड एसेट्स कहेंगे। उसके बाद NPAs, loans where interest or principal remains overdue for 90+ days। ये और वाला मैंने इतना फोकस क्यों किया, क्योंकि सितंबर अटेम्प्ट में ये MCQ था और उसमें उन लोगों ने और एंड में खेला था, ठीक है, कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल वाला भी ऑप्शन था, ठीक है। तो वहां पे ये लोग ये और एंड में भी खेलते हैं, इसलिए ज्यादा फोकस करना है। लोन्स वेयर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रिमेन्स ओवरड्यू फॉर 90+ ईयर, 90 से ज्यादा दिन तक अगर तुमने इंटरेस्ट या प्रिंसिपल पेमेंट नहीं किया है तो तुम क्या बन जाओगे, NPA बन जाओगे। अब उसमें भी सब स्टैंडर्ड एसेट्स NPA फॉर लेस देन 12 मंथ, मतलब तुम NPA बन गए, लेकिन NPA बने हुए तुम्हें 12 महीने से कम हुए हैं, तो तुम क्या बन गए, सब स्टैंडर्ड एसेट बन गए। अगर सब स्टैंडर्ड फॉर ओवर 12 मंथ्स, अगर तुम सब स्टैंडर्ड बने हुए भी तुम्हें 12 महीने से ज्यादा हो गए हैं, तो तुम क्या बन जाओगे, डाउटफुल एसेट बन जाओगे। क्या बन जाओगे मेरी जान, डाउटफुल एसेट। और उसके बाद आइडेंटिफाइड एज अनरिकवरेबल, अगर ऐसा लग रहा है कि अब पैसा ही नहीं आएगा इसके पास से, तो तुम क्या बन जाओगे, लॉस एसेट बन जाओगे। की RBI गाइडलाइंस, प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स, 15% फॉर सबस्टैंडर्ड एसेट, यानी कि जो NPA बन गया है लेकिन 12 महीने से कम हुआ है NPA बने हुए, तो सबस्टैंडर्ड एसेट बन गया। अब सबस्टैंडर्ड एसेट पे कितना परसेंट अपन प्रोविजन नक्की करेंगे, 15%, 15%। उसके बाद 2500 फॉर डाउटफुल एसेट्स डिपेंडिंग ऑन द पीरियड, 25 से लेके 100 तक का, ठीक है। वो पूरा चार्ट दिया है मॉड्यूल में, ठीक है, वो खोल के बैठो, अकेला ऐसा मैं कथा करने को नहीं बैठा इधर, हाँ। उसके बाद 100% फॉर लॉस एसेट, और उसमें भी ये जो होता है ना परसेंटेज अलग अलग, तो सिक्योर और अनसिक्योर्ड में तो 100%, सिक्योर्ड में ही जो आंदा है वो है 25 से लेकर 100% की रेंज में वो लोग खेल रहे हैं, ठीक है। अब ऑडिट ऑफ रेवेन्यू आइटम्स, इनकम रिकॉग्निशन, इंटरेस्ट इनकम ऑफ, ये इंटरेस्ट इनकम वाला थोड़ा अच्छा है पॉइंट, इंटरेस्ट इनकम ऑन परफॉर्मिंग एसेट्स इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द अक्रूवल बेसिस, मतलब जब इंटरेस्ट अक्रू हुआ तब हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। इनकम ऑन NPA इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन रियलाइज्ड, क्योंकि NPA से ऐसा जब अक्रू हुआ वैसे करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा वो अपन अपना टोपी पड़ी वैसा आएगा, ठीक है। इसलिए NPA बन गया ना, उसके बाद जब पैसा आया तभी रिकॉग्नाइज करो, अक्रूवल बेस फॉलो मत करो उसमें, ठीक है। Commission and fees, verify income from remittances, letter of credit, guarantees and other services. Other revenue items, examine gains and loss on investment, revaluation and foreign exchange transactions. Audit procedures, validate interest calculation on loans and advances, review income from bills purchased and rediscounted,
check allocation of unexpired discounts as liabilities. Non performing assets, NPAs definition क्या है NPA की? An asset becomes non performing when it ceases to generate income for bank. कोई भी asset NPA कब बन जाता है? When it ceases to generate income for the bank. ठीक है, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीए अकाउंट्स आर कंसिडर्ड आउट ऑफ ऑर्डर. आउट ऑफ ऑर्डर, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आउट ऑफ ऑर्डर इफ द पेमेंट्स रिमेन ओवरड्यू फॉर 90 डेज. ठीक है, अगर 90 दिन से ज़्यादा पेमेंट ओवरड्यू रहा तुम्हारा तो तुम क्या बन जाओगे? आउट ऑफ ऑर्डर बन जाओगे. समझ में आया कि नहीं? उसके बाद ऑडिटर्स रोल रिव्यू एनपीए क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग, बराबर तरीके से क्लासीफाई किया है और उसके हिसाब से प्रोविजन बनाया है कि नहीं. एसेस द रिकवरेबिलिटी एंड ओवरड्यू अमाउंट, कितना चांस है रिकवरेबिलिटी के और जो ओवरड्यू है वो बराबर रिकॉर्ड किया है कि नहीं. स्पेशल केसेस advances guaranteed by central or state government agriculture loans overdue based on crop seasons. ये वाला स्पेशल केसेस जो है ना, ये ओवरड्यू वाला मतलब एक क्रॉप सीजन लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म, कौन से दो क्रॉप सीजन वाला है वो लोन कब कहाँ पे वो ओवरड्यू गिना जाएगा, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरी गारंटी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का वो नॉन परफॉर्मिंग बहुत फिर भी अक्रूवल बेसिस पे इंटरेस्ट काउंट होगा. वो सारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये स्पेशल केसेस सेंट्रल गवर्नमेंट पे गारंटी दी है एडवांस के पीछे, तो ये सेंट्रल पिछली बार ना एग्रीकल्चर एडवांस पे ऑलरेडी एग्रीकल्चर एडवांसेस पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है. इसलिए अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर, गवर्नमेंट गारंटी के ऊपर ये लोग पूछे. ठीक है, सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट में कोई ये सब माथाकूट नहीं करने का. जैसा अपन नॉर्मल करते हैं वैसा ही सेंट्रल गवर्नमेंट में थोड़ा माथाकूट है, देख लेना अच्छे से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, अब स्पेशल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स LFAR सबमिटेड बाय ऑडिटर्स टू एड्रेस इंटरनल कंट्रोल गैप्स, पॉलिसी कंप्लायंसेस एंड रिस्क असेसमेंट. रिपोर्टिंग टू RBI को भी रिपोर्ट करना पड़ेगा ना. रिपोर्टिंग फ्रॉड्स, मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस एज पर RBI डायरेक्ट. उसके बाद अदर रिपोर्ट्स, रिव्यू इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, कॉन्करेंट ऑडिट्स एंड RBI's एनुअल फाइनेंशियल इंस्पेक्शन. इंपॉर्टेंस फॉर बैंक ऑडिट, एंश्योर एक्यूरेसी एंड फेयरनेस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, स्ट्रेंथन इंटरनल कंट्रोल एंड कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई रिस्क इंक्लूडिंग फ्रॉड एंड सिस्टम vulnerabilities, क्या बोल रहा हूँ मैं, vulnerabilities to safeguard पब्लिक पॉलिसीज टू सेफगार्ड पब्लिक फंड्स. ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर का ये ओवरव्यू खत्म होता है. ये पढ़ने के बाद तुम जाओगे तो तुमको समझ में आएगा किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे नहीं करना है, और तो और ये चैप्टर में मोटा मोटा कहना क्या चाहते हैं. ठीक है, ऐसा ब्लैंक पेज पे नहीं जाओगे. ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में. लास्ट चैप्टर, एक अकेला चैप्टर, लास्ट चैप्टर बाकी 11th. जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच. हर हर महादेव, जय श्री राम.